के वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्री लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ मंत्रियों में सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा तक खोला। मुख्यमंत्री गहलोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, उनको कांग्रेस पर ध्यान देना चाहिए। नूह की घटना को लेकर ज्ञानदेव आहूजा ने अपनी ही सरकार का फेलियर बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का फेलियर रहा, इसलिए इतनी बड़ी घटना हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में अकेली भाजपा 400 के पार होगी तो प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। हिंदूवादी मुद्दों पर बोलने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता व रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जयपुर में छात्रों पर डंडे बरसाए हैं। इस घटना में 17 लोग घायल हुए हैं। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। दरअसल प्रदेश सरकार को डर है कि छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की जीत होगी और एनएसयूआई की हार, इससे प्रदेश सरकार की बदनामी होगी। बीते चुनाव में जोधपुर से एनएसयूआई हार गई थी। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव से युवाओं में नेतृत्व की क्षमता होती है। प्रदेश सरकार में कई मंत्री विधायक रहे हैं जो छात्र राजनीति से निकले हैं। ज्ञानदेव आहूजा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर भी बयान दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ढीले हैं, उनके विधायक मंत्री ही अपनी सरकार के खिलाफ विवादित बयान देते हैं। भारत सिंह व सचिन पायलट सहित तमाम नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ धरना दे चुके हैं। प्रदेश में उन नेताओं को प्रभारी बनाया जाता है जो अपने क्षेत्र में पूरी तरह से फेल रहे हैं, फिर चाहे अजय माकन हो या हाल ही के प्रभारी हो। इनका पंजाब में कोई वजूद नहीं है और राजस्थान में इनको प्रभारी बनाया गया। अजय माकन दिल्ली में हार गए और राजस्थान में उनका प्रभारी बनाया गया। कांग्रेस की हालत खराब है। कांग्रेस प्रदेश को लूटने में लगी है। विधायक मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। खुलेआम जंगल राज में लूट मच रही है। अवैध खनन में जमीन पर कब्जे सहित कई ऐसे मामले आए हैं जिन्होंने सरकार को बदनाम किया। विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अलवर में जमीनों पर कब्जा करने और अवैध खनन के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने विधायक में मंत्रियों पर ध्यान देना चाहिए। वह प्रदेश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा वह पार्टी है जिस पर प्रदेश की जनता ने विश्वास जताया है, इसीलिए लगातार भाजपा की सरकार बन रही है। आगामी समय में भी भाजपा की सरकार बनेगी। आहूजा ने घोषणा करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में अकेले भाजपा 400 सीटों पर जीतेगी। लोगों ने देश के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास भावना है। कश्मीर से 370 धारा हटने की बात हुई। हम राम मंदिर का मुद्दा प्रधानमंत्री से जो कहा वह करके दिखाया। देश आज कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। नई कॉरिडोर बन रही हैं, वंदे भारत जैसी ट्रेन चल रही हैं, देश में नए आविष्कार हो रहे हैं, तो लगातार देश आत्मनिर्भर बन रहा है। ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि नूह हरियाणा मामले में प्रदेश का सरकार फेलियर रही है। इतनी बड़ी घटना हुई, सरकार को समय रहते ध्यान रखना चाहिए था। हालांकि अब सरकार की तरफ से बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं। आप नूह में, हरियाणा में, बरकली में, नगीना में, सोना में, ताऊ में, टोडर में, पलवल में, फैजाबाद में एक दंगा हुआ। दंगा किसने किया? मेवात जो ब्रज के अंचल है, लेकिन हम लोग मेवात करते हैं। मेवात का कुछ हिस्सा अलवर भरतपुर में है। यहाँ हमने कैसे भी सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया हुआ है, लेकिन वहां दंगाइयों ने जो पाकिस्तान के भक्त है, पाकिस्तान का हरा झंडा फहराते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, राष्ट्रद्रोही है, शास्त्रों में उनको बलिश कहा है। और यहां पर मुसलमान कहते हैं, मेवात में देव है लेकिन अब मुसलमान हो गए। 133 गाड़ियां जला दी, लगभग 150 दुकानें जला दी और हजारों लाखों करोड़ों का नहीं, लगभग 5000 करोड़ का नुकसान कर दिया। पता नहीं क्यों, हालांकि बीजेपी सरकार हमारी हरियाणा में इंटेलिजेंस उनकी कमजोर रही या पुलिस की कमजोर रही, लेकिन नुकसान अब तो हरियाणा पुलिस और प्रशासन, माननीय गृहमंत्री अनिल विज, माननीय मुख्यमंत्री अनिल खट्टर बहुत सख्ती से कदम उठा रहे। योगी की तर्ज पर बुलडोजर भी चला 4 दिन लगातार। उन आतताइयों का, उन आतंकवादियों का, उन आग लगाने वालों का सबके मकान और जहां से पत्थर फेंके गए मंजिलों से वो तोड़ दिए, कुछ रह गए हैं। ये सब अतिक्रमण था, ये लीगल नहीं था। और जमीनें भी अतिक्रमण, मकानों पर अतिक्रमण, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अभी कार्रवाई हाईकोर्ट ने रोक दी है, हरियाणा हाईकोर्ट ने, लेकिन कार्रवाई और होगी। और उन्होंने ये भी घोषणा की है कि जितना नुकसान हुआ है, चाहे गाड़ियां जली है, मोटरसाइकिल लेकर के ट्रक और बस, जीप कार सब, और चाहे दुकानें जली है, चाहे शोरूम जले हैं, इस नुकसान का भरपाई इन आतंकवादियों से गिरफ्तार जो हुए हैं। कल तक की खबर है कि लगभग 290 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। उन पर 119 एफआईआर भी लॉन्च हुई है,
शायद और ज्यादा हो गई हैं, तो कार्रवाई पूरी अब हो रही है। इन आतंकवादियों ने वहां तो गदर मचाया, लेकिन अलवर का मेवात, ब्रजगांचल और भरतपुर का मेवात, ब्रजगांचल, यहाँ हमने तो भी कैसे भी समझा बुझा के मेवात में अपने हिंदू भाइयों को भी और मुस्लिम भाइयों को सुरक्षित वातावरण रखा है। और प्रशासन जिला अलवर, आईजी सेकंड अलवर हमारे श्रीमान आनंद शर्मा साहब, श्रीमान अमृत दत्ता से मेरी लगातार संपर्क के संबंध में है। भरतपुर में भी हम लोगों ने कैसे तो शांति बनाए रखी है। ये आप पत्रकारों को एक विशेष बात लगेगी। मेरा विषय आज पूरा हुआ। इन्हीं शब्दों का विराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपको कुछ पूछना? ऐसा है कि मैंने सभी पत्रकार बंधुओं का पहले आदर सम्मान, आप सबका सम्मान है, और सम्मान है हमारे दिल्ली पुलिस में रहे आईपीएस अफसर श्रीमान महेश जी भारद्वाज, और साथ में हमारे सब कार्यकर्ता। आज का मुख्य विषय है राजस्थान यूनिवर्सिटी में परसों राजस्थान सरकार की पुलिस ने और निरक्षर छात्रों पर लाठीचार्ज किया है। लगभग अखबार में तो 5 या 7 आया, मैं उनसे मिलकर आया हूं। लगभग 17 छात्र घायल हुए हैं और भगदड़ मची, तो रोड जाम की तरह से हो गया। वो रोड जाम नहीं कर रहे थे, सड़क पर सदबुद्धि यज्ञ कर रहे थे जेल मार्ग पर यूनिवर्सिटी के बाहर। और सदबुद्धि यज्ञ इसलिए कर रहे थे कि राजस्थान में इस बार राजस्थान सरकार 400 सरकारी कॉलेज, 500 प्राइवेट और लगभग 40 यूनिवर्सिटीज, इसमें चुनाव नहीं, छात्र संघ का चुनाव नहीं होने दे रही। अब क्यों नहीं होने दे रही वो तो सरकार जाने, लेकिन मुख्य आरोप जो छात्र नेताओं का है, और मैं भी यही कह रहा हूं, क्यों पिछली बार जो चुनाव हुआ तो कांग्रेस की जो छात्र संगठन है एमएसयूआई, वो जोधपुर और बीकानेर जिलों में और यूनिवर्सिटी में हार गई। खुद केंद्र जोधपुर माननीय श्रीमान अशोक गहलोत साहब का है। अब उनको डर है कि राजस्थान में चुनाव नजदीक है, छात्र भड़क गए और कहीं एमएसयूआई हार गई। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो किसी राजनीतिक पार्टी का विंग नहीं है, लोग बीजेपी के साथ जोड़ते हैं, लेकिन एक स्वतंत्र संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए वैचारिक धरातल पर, राष्ट्रवादी वैचारिक धरातल पर, राष्ट्र प्रेम धरातल पर हम लोग सब काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी, एबीवीपी भी, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ वगैरह वगैरह। तो सरकार को डर था कि कहीं एबीवीपी अखिल भारतीय विचार संघ नहीं दी जाए, इसलिए चुनाव तक नहीं करवाए। छात्रों ने जब आंदोलन लिया और प्रदर्शन किया, सदबुद्धि यज्ञ किया, तो कल उच्च शिक्षा विभाग ने यह कहा कि इस बार चुनाव नहीं होंगे। और मुख्यमंत्री जी अपनी बोखराहट में बोल के, माननीय मुख्यमंत्री, कि छात्र जरूर से ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। लिंग दो कमेटी कोई बनी चुनाव की वर्किंग की प्रक्रिया के बारे में, लिंग दो कमेटी का उल्लंघन है। अब कितना उल्लंघन है, क्या उल्लंघन है, ये आपके सबके सामने है। तो चुनाव नहीं करवाने का तय किया उच्च शिक्षा विभाग ने। और साथ में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री राजेंद्र यादव जो विधायक हैं कोट दिल्ली से, वो तय करेंगे। वो क्या तय करेंगे, तय तो आप करोगे। आप नहीं चाहोगे तो चुनाव नहीं होंगे, इसलिए अब तक चुनाव नहीं करवाए। ये सरकार की हरदर्मी है, बेशर्माई है और दयनीय स्थिति है। मैं इसको दयनीय कहूंगा और विभत्स स्थिति है कि छात्र संघ चुनाव होता है तो छात्र पहली सीढ़ी है राजनीतिक और सार्वजनिक, धार्मिक और सामाजिक नेतृत्व करने का। जो कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में अध्यक्ष चुने जाते हैं वो सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक या इस तरह का नेतृत्व करते हैं। हम लोगों ने देखा है हमारे राजस्थान में कालीचंद की सराफ है, या प्रताप सिंह खासियावत मंत्री हैं वर्तमान, वर्तमान कई मंत्री हैं, और भी कई हैं जो अध्यक्ष रहे हैं। इसलिए एक विषय मेरा ये है। दूसरा ऐसा है, अलावा में किसान मोर्चा का सम्मेलन था जी, वहां क्योंकि मेरी बातों को पत्रकार वायरल बहुत करते हैं, वहां मैंने भाषण में कहा कि अभी यहाँ 32 उम्मीदवार हैं, चुनाव तक आते आते 52 हो जाएंगे, ताश के 52 पत्ते, उसमें एक जोकर भी होता है, टिकट मिलेगा किसी एक
जोकर को मैंने कहा मजाक में, लेकिन टिकट उसको मिलना चाहिए जो क्रांतिकारी हो, जो मेवात में नक्कश कर सके, जो मेवात के आतंकवादी अपराधियों को पकड़वा सके और जो यहां सही मायने में राष्ट्रभक्ति जगा सके। ऐसे 10 बातें मैंने बोली तो वहां 2 पत्रकारों का हम इसको वायरल कर दे। मैंने कहा करोगे तो उसका नुकसान आपको होगा, मुझे नहीं होगा, क्योंकि मैंने दिल से कहा कि यहां उम्मीदवार बहुत है। मेरा टिकट कटने के बाद और श्रीमान सुखवंत सिंह जी जाने के बाद मेरे समय तो इतना हिम्मत किसी की पड़ती नहीं थी। 2-4 आते थे, 5 लोकतंत्र है, आप भी भर सकते, आप भी भर सकते, तो 2-4-5 आते थे, लेकिन टिकट पहली बार मुझे मिला। आपको पता, आपको जो सबसे ज्यादा पता है आपके परिवार को, इनको बाद में पहला टिकट मिला, मुझे बुला के दिया गया। दूसरा टिकट मुझे बुला के दिया गया, मैं नहीं गया। मैंने कोई परफॉर्मा नहीं मारा, मैंने कोई मेमोरेंडम पेश नहीं किया, कोई अपना स्टेटस मेरा ये है और मेरा बायोडाटा ये नहीं पेश किया। चौथे में 5 में 6ठा चुनाव मुझे लगा कि इस बार टिकट अपने आप मिल जाएगा, श्रीमान सुखवंत सिंह जी मिलेगा, कैसे मिलेगा गॉड नोज। लेकिन सुखवंत सिंह जी के आने के बाद रामगढ़ में राजनीतिक कार्यकर्ता, सार्वजनिक कार्यकर्ता या नेता और अभिनेता लोगों को लगा कि ज्ञानदेव जी का टिकट भी कट सकता है, ज्ञानदेव जी का टिकट भी कट सकता है। तो इस बार बाढ़ आ गई वहां उम्मीदवारों की। सबका स्वागत है, सबका स्वागत है, लोकतंत्र है, तो भी फार्म भर सकता है। एक रिटायर्ड सीबीआई के आईजी साहब भी हैं, तो एक बहुत बड़े ठेकेदार टेंडर लेकर के ठेका लेते हैं, जो रोड पर हमारा बूथ होता है, और भी बड़े अच्छे प्रभावशाली लोग हैं। सुखवंत सिंह पुराने उम्मीदवार भी हैं, कई लोग हैं, सबका स्वागत है। इस बार लोगों की हिम्मत ज्यादा पड़ गई कि ज्ञानदेव जी का टिकट करा दो, हमारा भी कट जाएगा, इसलिए वहां है। अब आपने चाचा और भतीजा का, आप बताइए, जब मैं बाकी को इंद्रजीत सिंह को नहीं रोक रहा, सुखवंत सिंह को नहीं रोक रहा, मैं मदनलाल जी शर्मा आजी साहब को नहीं रोक रहा, मैं और बाकी कैंडिडेट को, तो मेरा भतीजा भी अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो लोकतंत्र है, मैं उसको कैसे मना कर सकता हूँ? वो बालिग है, 45 साल का है, वो योग्य है, हिंदुओं के लिए काम करता है, हिंदू रक्षा में काम करता है, मेरी लाइन पर ही। लेकिन उसने विषय बदला, पाकिस्तान से आने वाले, अफगान से आने वाले, बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं को, शरणार्थियों को संरक्षण, विस्थापितों को बसाना, उनको नागरिकता दिलाना, आर्थिक मदद करना, नौकरियां लगवाना, मेरे से भी बड़ा काम वो कर रहा है। वो विश्व हिंदू परिषद से राष्ट्रीय संसद संघ का जो वैचारिक धरातल पर हिंदुओं के लिए काम करता है, राष्ट्रीय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से वो जुड़ा हुआ है। इसलिए लोकतंत्र का अधिकार है कि वो भी फार्म भरे, वो भी अपना दावा पेश करे। चाचा भतीजों को कैसे रोक सकता है? चाचा बेटों को कैसे रोकता है? एक विधायक हमारे यहाँ, उनकी बेटी भी दावा कर रही। लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए हमारा भतीजा, आपने सवाल किया सीधा मेरे से, मेरा सगा भतीजा जया आहूजा, श्री जया आहूजा, श्रीमान जया आहूजा भी चुनाव लड़ना चाहता, लड़े, पूरी स्वतंत्र है। पार्टी ने आपको मौका दिया चुनाव लड़ने? पार्टी ने टिकट दिया जिसको भी, उसको समर्थन हमारे यहाँ सबका होगा। जो बाकी भी उम्मीदवार हैं वो भी समर्थन सहयोग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। टिकट जिसको मिला, कमल का फूल हमारा निशान है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर माननीय श्री श्रद्धेय मोदी जी का चेहरा है। ये जय श्री राम। आजकल माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत अपने खुद की कांग्रेस की सूरत में देख रहे हैं, खुद का लंगोट ढीला है। कभी उनके खिलाफ हमारे वरिष्ठ विधायक श्रीमान भरत सिंह जी बोलते हैं, कभी मंत्री श्रीमान हेमाराम जी चौधरी बोलते हैं, तो कभी सचिन पायलट ने भारी आंदोलन लिया और तब तक चुप नहीं हुआ जब तक और उनको डांट नहीं पड़ी। एक सोलंकी साहब विधायक है, और भी कई विधायक, प्रताप सिंह खाचरियावास को, पूर्व मंत्री स्वास्थ्य श्री रघु शर्मा जी को और 1-2-3 लोगों को डांट दी परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि आप शांति बिगाड़ते हैं, माने बौखला रहे हैं, कांग्रेस में फूट है, फूट की लूट है। वैसे देश को लूटा है इन्होंने, 70 साल देश को लूटा, ऊपर कांग्रेस के नेता लूटे हैं और नीचे कार्यकर्ता लूटे हैं। ये लूट मार वहां पर है और बाजारूपन है।
अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पर कि बीजेपी में बगावत है और बीजेपी के नेता अब धीरे धीरे मोदी जी के खिलाफ हो गए हैं। जनता में पहले मोदी जी के साथ गिरी है। अरे जनता में साख है तब तो तुम 400 से 40-44 पर आ गए और बीजेपी 2 से लेकर के और 300 से ऊपर चली गई है और एनडीए 350। और अब मेरा दावा है कि अकेली बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें ला रही है 2024 में। इतना जनता का विश्वास है, इतना जनता की श्रद्धा है, क्योंकि माननीय मोदी जी ने जो काम किए हैं उन कामों को गिनाने की जरूरत नहीं है। वंदे भारत ट्रेन हो या राम जन्मभूमि का मंदिर का बनना है या कश्मीर 370 का खत्म होना है। जो चैलेंज करते थे कि 370 खत्म हुआ खून की नदियां बह जाएगी, कहाँ है वो श्रीमती महबूबा खान, कहाँ है वो श्रीमान फारूक अब्दुल्ला, कहाँ है वो माननीय शेख अब्दुल्ला। चिल्लाते चिल्लाते और पाकिस्तान ने चुनौती दी थी। झूठे आतंकवादी, छुपके आतंकवादी पहाड़ों में छुपे आतंकवादियों का भेज सकते हैं, लेकिन कश्मीर में आज जो तिरंगा रैली गवर्नर महोदय के महामहिम राजा महोदय नेतृत्व में आज ही निकली है इतनी जबरदस्त बैंड बाजे के साथ है, तो कश्मीर अब अपने आप में विकास कर रहा है और भारत का अभिनंदन कहते थे हम। कांग्रेस के लोग कहते थे, बीजेपी के लोग कहते थे, सपा बसपा वाले कहते थे, जनता द्वारा, लेकिन वास्तव में अभिनंदन अब हुआ जब 370 खत्म हुआ और बड़ा 3 तलाक, मुस्लिम महिलाओं को आराम, 4-4 6 पत्नियां रखने का एक मुसलमान का और कुरान के कहने से, शरीयत के कहने से, पर्सनल लॉ के कहने से, और चिल्लाए खूब सारे मुस्लिम नेता, राजनीतिक नेता, लेकिन 300 तलाक खत्म और लोगों को मिले अपने मकान, लोगों को मिले गैस सिलेंडर, लोगों को मिली मुफ्त में बिजली। और तो और यूएनओ की रिपोर्ट जो 1 महीना पहले आई, आप पत्रकार सब जानते हैं कि 41.5 गरीबी दूर हुई है। कांग्रेस शासन में माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वर्गीय हो गए, वो कहते थे गरीबी हटाओ, नहीं हटी। इंदिरा जी ने 69 का 71 का चुनाव कांग्रेस में फूट डालकर सिंडिकेट करके, आप नए पत्रकारों ने सुना होगा, और सिंडिकेट को अलग करके इंडिकेट बनाया इंदिरा कांग्रेस, और उसमें नारा दिया, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ और ये विपक्षी कहते हैं इंदिरा हटाओ। तो जनता ने इंदिरा को भारी बहुमत दे दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ, नहीं हटी। और श्रीमान राजीव गांधी आए, खुद राजीव गांधी जो श्रीमान राहुल गांधी के पिताश्री प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने अपने भाषण में एक जगह कहा, मैं 1 रुपया भेजता हूं और जनता को 15 पैसे पहुंचते हैं, बीच में 85% पैसा 85 जगह बोर हो जाता है। लेकिन माननीय मोदी जी ने जनधन खाते के तहत लगभग 88% लोगों के जनधन खाते खुल गए देश में, इससे भी ज्यादा खुल गए, और सीधा पैसा उनकी जेब में जाता है, महिलाओं की जेब में जाता है, जहां महिला प्रधान है, जहां पुरुष प्रधान है पुरुष की जेब में आ जाता है। ऐसी बहुत सारी स्कीम, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो माननीय मोदी जी लगी, मैंने संक्षेप में बताया। तो उन मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं श्रीमान गहलोत अपने लंगोट समझ नहीं रहा, अपना लंगोट समझ रहा। भैंस सारी काली, गाय की सिर्फ पूंछ का भी आखिरी हिस्सा काला, और कह रही है गाय तेरी पूंछ काली और भैंस सारी काली। अपना कालापन, अपना झूठ लुटेरापन नजर नहीं आ रहा कांग्रेस के नेताओं को। वहां से आए एक प्रभारी श्रीमान बाजवा साहब पंजाब से। पंजाब में कभी आपने नाम नहीं सुना होगा, यहाँ बड़ी बड़ी डीन मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं और बीजेपी में से और माननीय मोदी जी में से कमियां निकालते हैं। राजस्थान में प्रभारी सब ऐसे लगा गए जिनका अपने प्रांत में कोई असर नहीं। पहले लगाया गया अविनाश पांडे, श्रीमान अमरनाथ पांडे, श्रीमान विवेक बंसल यूपी से, बाद में श्रीमान अजय माकन 2 बार आप पार्टी से दिल्ली में हार गए, वो राजस्थान के प्रभारी बन गए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष को और अजय माकन साहब को बेइज्जत करके गहलोत साहब ने भेजा। अनुशासनहीनता की कार्रवाई हुई 3 लोगों पर, मंत्री श्रीमान शांत धारीवाल, श्रीमान डॉक्टर महेश जोशी और पर्यटन निगम अध्यक्ष श्रीमान राठौर साहब। ऐसी अनुशासनहीन पार्टी को दूसरों को अनुशासन में पाठ पढ़ा रही है, तो शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अपनी दयनीय स्थिति को संभालो गहलोत साहब, अपने लंगोट को संभालो। आप लोग तो हमाम में नंगे होते हैं, आप सड़क पर नंगे हैं,
कितनी योजनाएं बनाओ, कितनी देवड़ियां बांटो, कितना पौधा से बांटो, कितना गुड़ बांटो, और आप कितना पता से गुड़ के साथ शहद और मिश्री बांटो। आप चाहे मोबाइल मुफ्त बांटो, चाहे आप पट्टे बांटो, चाहे पेंशन बांटो। कांग्रेस का मैं भविष्यवाणी करता हूं, वो सही निकलता है। 17 से 22 सीटें आएंगी विधानसभा में, और लोकसभा में शायद 2 अंक भी पूरे न हो, और 2 अंकों में 20-22 सीटें आएंगी, मेरी घोषणा है। तीसरा विषय आज का कानून व्यवस्था और उसको लेके कहीं उसको यही नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है। इतना बड़ा दंगा और बड़ा दंगा हो जाता तो वह क्या गदर मच जाता, गदर ही था ये तो। ऐसा एक बात तो मैं कार्ड नहीं छुपाता, एक बात तो फेलियर रही, उनका इंटेलिजेंस फेल हुआ। हरियाणा सरकार कहे, इंटेलिजेंस कहे, 4 दिन तक फैल रही है। 1 दिन की हो गई, 2 दिन की, 3-4 दिन फैल, आप 4 दिन तक तो कोई व्यवस्था नहीं कर। एक दिन हुआ तो 4 दिन गिन लो, एक दिन हुआ तो 4 दिन गिन लो। क्यों इंटेलिजेंस, जब पुलिस इंटेलिजेंस वहां 4 दिन तक, चौथे दिन तक वहाँ गुड़गांव में उन्होंने गदर मचाया। एक गांव, 2 गांव, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उसी में आ गया। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने जो कदम उठाए वो भी काबिल तारीफ है, उनकी भी आप बढ़ाई करेंगे। और उनका क्या होगा जो जिनकी दुकान, परचूनी की दुकान, उसका भरपाई की जाएगी। मैंने कह दिया अपने बाइट में, मैंने कह दिया कि जिनका दुकान है या शोरूम नुकसान हुआ है, या जिनका गाड़ियां जली हैं, उन सबकी भरपाई इन अतिक्रमणकारियों से और इन आतंकवादियों से, इन राष्ट्रद्रोहियों से, पाकिस्तान एजेंटों से इनसे की जाएगी। सर, किसी की गाड़ी का कोई इंश्योरेंस नहीं मिल रहा, कोई इंश्योरेंस नहीं मिल रहा, कोई व्यक्तिगत जाकर के गाड़ी के पैसे नहीं देने वाला। जुगल जी, मेरी बात में सब आ गया। आप जो पूछ रहे हैं वो सब मेरी बात में आ गया। कुछ नहीं है, जिनके जल गए वो अपने घर वालों को ऐसा नहीं है। यूपी में मुरादाबाद में, देखो यूपी की बात करो, हरियाणा की बात है। हरियाणा में तो बिल्कुल सरकार फेल हो रही है, और सरकार 4 दिन तक ना तो वो सीआरपीएफ अर्धसैनिक बल बुला पाए। क्यों कि अगर अर्धसैनिक बल बुला ले या मिलिट्री बुला ले तो सरकार का फेल हो रहा है। जनता मानती रही, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बुलाया। क्यों कि अगर विपक्षी पार्टी कहती सरकार फेल हो रहा है, आपको सैनिक बुलाने पड़ रहे हैं। विपक्षी क्या कहेंगे वो भी हम जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन मैंने अपनी बात सारी कह दी, तो जिस तरह से सारी बात कह दी। हाँ, हरियाणा में दंगा हुआ तो सब राजस्थान के भी मुसलमान हो गए, मेव हो गए, उन्होंने भाग लिया, जो अराजकता फैलाई। क्या है, राजस्थान से भी काफी मुसलमान गए, उनमें से 30 की गिरफ्तारी भी हुई। इसका कोई सबूत आपके पास है? प्रशासन यहाँ से एक मिनट, पूरी बात आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ। अगर अपने को राजस्थान, अलवर, भरतपुर के गांवों से मेरे समाज के लोग या मुस्लिम समाज के लोग गए, इसका अपने पास कोई जानकारी या सबूत है, आप बताएं, कार्रवाई हो जाएगी। सर, आपकी रामगढ़ विधानसभा में सैकड़ों मोटरसाइकिल हरियाणा की, खासकर न्यू क्षेत्र की है, जो आज वहाँ शरण लिए हुए हैं, लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ का प्रशासन कोई कार्रवाई उनके खिलाफ क्यों नहीं कर रहा? इस संबंध में मैं पत्रकार वार्ता में नहीं कह सकता, लेकिन एसपी अलवर और आईजी साहब से मेरी बात हुई है, उनको जितनी जानकारी देनी थी मैंने दे दी। कितनी गाड़ियों में आपने रिपोर्ट दी होगी? इससे ज्यादा खुलासा पत्रकार वार्ता नहीं कर सकता, ये चूंकि सीक्रेट होता है, आईजी साहब बैठे जानते हैं, सीक्रेट है ये, इसका खुलासा पत्रकार वार्ता में हम नहीं कर सकते। जितनी बात सार्वजनिक करनी थी मैंने कहनी थी कह दी।